रहें सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दे रही मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार 3 सितंबर को कहा कि भारत के लोगों के पास 2024 के लिए एक राष्ट्र एक समाधान है और वो है बीजेपी के कुशासन से छुटकारा पाना। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र की गठित उच्च स्तरीय समिति को एक चाल करार देते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार धीरे धीरे भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति बनाने की यह चाल भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है। एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे नाटकीय कार्रवाइयां हमारे लोकतंत्र, संविधान और समय की कसौटी पर खरी उतरी विकसित प्रक्रियाओं को नष्ट कर देंगी। साधारण चुनाव सुधारों से जो हासिल किया जा सकता है वह प्रधानमंत्री मोदी के अन्य विध्वंसक विचारों की तरह एक आपदा साबित होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि वर्ष 1967 तक भारत में ना तो इतने राज्य थे और ना ही पंचायतों में 30.45 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि थे। खड़गे ने कहा कि हमारे पास लाखों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और अब उनका भविष्य एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। वर्ष 2024 के लिए भारत के लोगों के पास एक राष्ट्र एक समाधान है और वो है भाजपा के कुशासन से छुटकारा पाना। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी के मामले पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। जहां पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया, तो वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस कमेटी को कर्मकांडीय बताया। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि इंडिया का मतलब भारत, राज्यों का एक संघ, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारा मानना है कि एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति और कुछ नहीं बल्कि भारत के संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का एक व्यवस्थित प्रयास है। केंद्र की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गया है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 सितंबर मंगलवार को अपने घर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। 5 सितंबर की शाम 8 बजे से राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक के बाद खड़गे के घर पर ही डिनर का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा 31 अगस्त को संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बारे में जानकारी दी गई थी। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया गया है, जिसमें 5 बैठकें होनी हैं। कल रविवार 3 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस बीच खबर है कि बीजेपी ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती को इस यात्रा में नजरअंदाज कर दिया। इस पर 64 साल की उमा भारती ने कहा कि हो सकता है कि भाजपा नेता घबरा गए हों कि अगर मैं वहां रहूंगी तो पूरी जनता का ध्यान मुझ पर होगा। उमा भारती ने कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें 2020 में सरकार बनाने में मदद की तो मैंने भी उन्हें 2003 में बड़ी बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि मैं सिंधिया को भतीजे की तरह प्यार करती हूं, लेकिन कम से कम मैं यात्रा के शुभारंभ पर आमंत्रित किए जाने के योग्य थी। भले ही मैं वहां नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं आगामी चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार करूंगी और वोट मांगूंगी। आपको बता दें कि इस चूक को लेकर भाजपा की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा को सुर्खियों में लाने वाले राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक उमा भारती को दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी रविवार को भोपाल में ही थे। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने नेताओं का अपमान करती है। इस मामले के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को किनारे कर दिया। हमारी संस्कृति में भगवान भी उस व्यक्ति को माफ नहीं करते जो बड़ों का सम्मान नहीं करता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि जब देश कठिन समय से गुजर रहा है तो सुदूर भविष्य की कल्पना करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अभी महाशक्ति के बारे में बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हमारे बहुत से लोग अभी भी अत्यंत गरीब हैं। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद आया जहां उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे यकीन है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देशों में शुमार होगा। हमारे गरीब पूर्ण रूप से गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के बदलाव दुनिया भर में सबसे अच्छे होंगे। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का हमारे राष्ट्रीय जीवन में कोई स्थान नहीं होगा।
प्रधानमंत्री के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि महाशक्ति होने के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारे बहुत से लोग अब भी बेहद गरीब हैं। हमें अभी पहले गरीबों, हाशिए पर रहने वाले लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना होगा। उन्होंने कोट्टायम में पीटीआई भाषा से कहा, देश अब तेज महंगाई और कम रोजगार के मामले में कठिन समय से गुजर रहा है। वास्तव में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है और अगर लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, तो वे अपने सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए उच्च कीमतें कैसे वहन कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में अब से 25 साल बाद के सुदूर भविष्य की कल्पना करना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम आज के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार स्टालिन ने सनातन धर्म को समानता एवं सामाजिक न्याय के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसको खत्म किया जाना चाहिए। अब डीएमके नेता के इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है। बता दें कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि अगर कांग्रेस सनातन धर्म को लेकर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की ओर से की गई विवादास्पद टिप्पणी से खुद को अलग नहीं करती है, तो आम जनता की यह धारणा बनेगी कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। इसके साथ ही सीएम शर्मा ने उदयनिधि स्टालिन के बयानों का बचाव करने वाले कार्ति चिदम्बरम पर भी कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाते हुए उसकी आलोचना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं तमिलनाडु के मंत्री के बयान की निंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने खुद को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि उदयनिधि स्टालिन का यह बयान कार्ति चिदम्बरम और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से मिलता जुलता है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राहुल गांधी के लिए एक परीक्षा है। उन्हें निर्णय लेना होगा कि वे सनातन धर्म का सम्मान करते हैं या नहीं। यदि राहुल गांधी डीएमके से नाता नहीं तोड़ते या चिदम्बरम को नहीं निकालते तो यह पुष्टि हो जाएगी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इन्हें सनातन धर्म पसंद नहीं है, इन्हें हिंदू धर्म पसंद नहीं है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कल रविवार 3 सितंबर को कहा कि 2 दिन से इंडिया गठबंधन सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। इंडिया के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। शाह ने आगे कहा कि डीएमके और कांग्रेस के नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। इससे पहले मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि बजट पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, लेकिन हम कहते हैं कि पहला हक गरीबों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि पीएम मोदी जीतेंगे तो सनातन राज करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी ने हिंदू संगठनों की तुलना लश्कर-ए-तैयबा से की थी। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर सफाई देते हुए डीएमके के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुरई ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि हमारे नेता उदयनिधि के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, संदर्भ से बाहर कर दिया गया है और सबसे बड़े फर्जी समाचार विक्रेता ने एक ट्वीट किया है कि उदयनिधि स्टालिन ने नरसंहार के लिए कहा था। वे कैसे कह सकते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने नरसंहार का आह्वान किया है? वह एक फर्जी खबर है, वह घृणास्पद भाषण है। दरअसल बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा है। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल विरोध किया जाना चाहिए। संक्षेप में वे सनातन धर्म को मानने वाली भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। मालविया ने आगे लिखा था कि डीएमके विपक्षी गुट इंडिया का एक प्रमुख सदस्य और कांग्रेस की पुरानी सहयोगी है। क्या मुंबई बैठक में इसी पर सहमति बनी थी? उदयनिधि स्टालिन ने भी अपने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद कल रविवार 3 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने सनातन धर्म का अनुपालन करने वाले लोगों के नरसंहार का कभी आह्वान नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। ये बात मैं लगातार बोलूंगा। बीजेपी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और फर्जी खबरें फैला रही है। ये उनका रोज का काम है।
उन्होंने आगे कहा कि जब पीएम मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेसियों को मार दिया जाना चाहिए? बीजेपी इंडिया गठबंधन की मीटिंग से डर गई है। वे मेरे खिलाफ जो भी केस दायर करेंगे, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। डीएमके की नीति एक कुल एक भगवान है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।